ज्यादातर बड़े स्पीकर्स को काला ही क्यों बनाया जाता है और क्या आपने इस पूरी दुनिया के सबसे पहले स्मार्टफोन की एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप को देखा है? साथ ही साथ आज आप सबसे पहली बार एलिफेंट्स को गाना गाते हुए देखने वाले हैं। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडस फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 15। क्या कोई भी स्पाइडर एक बर्ड की तरह हवा में फ्रीली कई किलोमीटर तक उड़ सकती है और वो भी बिना विंग्स के? सुनने में काफी ज्यादा वियर्ड है ना, लेकिन अगर ये चीज इस चैनल पर आई है तो आज स्पाइडर को उड़ना होगा। मिलिए बैलूनिंग स्पाइडर से, जिसे कि फ्लाइंग स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। और ये स्पाइडर कुछ इस तरीके से अपने वेब को हवा में छोड़कर उसकी हेल्प से फ्रीली कई किलोमीटर तक उड़ सकती है। असल में दोस्तों ये स्पाइडर इस कारनामे को कैसे कर लेती है, इसकी रियल फिजिक्स तो अभी भी किसी भी साइंटिस्ट के समझ में नहीं आई है। लेकिन अभी हाल ही में बर्लिन में की गई रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हुई है कि स्पाइडर एक साथ एक सिल्क जैसे थिक लिक्विड की बहुत सारी थिन स्ट्रिंग्स को हवा में छोड़ती है, जिसकी मोटाई एक ह्यूमन हेयर की तुलना में 200 गुना तक कम होती है। जिसके बाद ये उन सभी स्ट्रिंग्स में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है, जिसके चलते हुए वहां पर ठीक वही फिनोमेना क्रिएट होता है जो कि हम अपने हेयर्स पर किसी भी बैलून या फिर स्केल को रगड़कर अपने हेयर्स को खड़ा करते समय जनरेट करते हैं। और यही थिन स्ट्रिंग्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उस वेब को हवा में फ्लो कराना शुरू कर देती है। एंड एज अ रिजल्ट उसी वेब की मदद से ये स्पाइडर भी कई किलोमीटर का सफर फ्रीली हवा में कर लेती है। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको बताया कि किन्हीं भी दो देशों के बीच वॉर की सिचुएशंस में आपको अक्सर फाइटर जेट कुछ इस तरीके से फ्लेयर्स को निकालते हुए नजर आते हैं, जिसे देखकर बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये कोई सेलिब्रेशन है, लेकिन हकीकत में कोई सेलिब्रेशन नहीं बल्कि प्लेन को बचाने का एक बेहद ही स्मार्ट मूव होता है। असल में दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी मिसाइल्स होती हैं जो कि इंफ्रारेड डिटेक्टिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती हैं। साधारण शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि वो मिसाइल किसी भी उड़ते हुए प्लेन के इंजन से निकलने वाली हीट को डिटेक्ट करके उसको हिट कर देती हैं। अब दोस्तों उस कंडीशन में इन तरीके की मिसाइल्स को भ्रम में डालने के लिए किसी भी जेट प्लेन के द्वारा कुछ इस तरीके की डिकॉय फ्लेयर्स को निकाला जाता है, जिसका टेम्परेचर नॉर्मल प्लेन के इंजन से निकलने वाली हीट के टेम्परेचर से ज्यादा होता है। एंड एज अ रिजल्ट वो मिसाइल प्लेन के इंजन को छोड़कर इन फ्लेयर्स को हिट करने के लिए घूम जाती है। और जैसे ये फ्लेयर से जमीन पर नीचे की तरफ आते हैं वो मिसाइल भी जमीन से टकराकर खत्म हो जाती है और हमारा जेट प्लेन सेफली आगे की तरफ बढ़ जाता है। क्या इस फैक्ट से पहले आप इस अमेजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि कोई भी फीमेल एलिफेंट जब भी किसी भी बच्चे को जन्म देती है तो उसकी फैमिली ग्रुप की बाकी की मदर एलिफेंट्स तुरंत ही उस नए जन्मे बच्चे और उसकी मदर को घेर कर अपने कानों को हिलाने के साथ साथ एक बेहद ही तेज और अजीब सी आवाज भी निकालने लगती हैं, जिसको कि एलिफेंट ट्रम्पेट के नाम से जाना जाता है। बेसिकली दोस्तों ये एक सेलिब्रेशन गेस्चर होता है, जिसकी मदद से उस फैमिली ग्रुप के द्वारा दूसरे एलिफेंट की फैमिली ग्रुप्स को यह बताया जाता है कि उनके ग्रुप में एक नए सदस्य की एंट्री हुई है। तो ये तो बात हो गई एलिफेंट के उस बिहेवियर की। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने एलिफेंट के उस सेलिब्रेशन को अपनी आंखों से देखा है? नहीं तो डोंट वरी, मैं हूं ना। Celebrating. That now they someone who joined it. फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि साल 1958 में दो पायलट्स रॉबर्ट टिन और जॉन कुक के द्वारा अभी तक सबसे ज्यादा लंबे समय यानी कि 64 दिन 22 घंटे 19 मिनट और 5 सेकंड्स तक एक सेसना 172 प्लेन को कंटिन्यूअस उड़ाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है, जिसे आज तक भी कोई भी नहीं तोड़ पाया। असल में दोस्तों इतने लंबे समय तक हवा में रहने के लिए उनको प्रॉपर मात्रा में लिक्विड और फ्यूल की जरूरत होती थी, जिसके चलते हुए वो हर दिन सुबह और शाम 6 बजे अपने प्लेन को एक बहुत बड़े ग्राउंड के करीब नीचे लाते थे, जहां पर उनके प्लेन की स्पीड को मैच कराते हुए एक कार या फिर ट्रक कुछ इस तरीके से उन्हें मिल्क, जूस या फिर उनके प्लेन की रिफ्यूलिंग किया करते थे। लेकिन दोस्तों क्योंकि उस समय ज्यादा हाईटेक कैमरास अवेलेबल नहीं थे तो इस कारनामे की ज्यादा वीडियो क्लिप्स आपको इंटरनेट पर देखने को नहीं मिलती हैं। तो जो रेयर होता है वही तो ढूंढ के निकालते हैं हम। चलिए देखते हैं इस अमेजिंग कारनामे की एक बेहद ही एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप को। असल में दोस्तों इस वीडियो क्लिप को एक और कार को इस कार के पैरेलल दौड़ाकर रिकॉर्ड किया गया था, जहां पर आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि किस तरीके से उन पायलट्स को मिल्क कंटेनर प्लेन के अंदर सप्लाई किए जाते थे। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों आपने प्रेजेंट डेट में बेहद ही एडवांस मोटरसाइकिल्स को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि पास्ट में एक छोटे टाइम पीरियड के लिए ट्रैक्टर मोटरसाइकिल्स को भी बनाकर तैयार किया गया था। असल में दोस्तों इस तरीके की मोटरसाइकिल्स को साल 1940 के आसपास वर्ल्ड वॉर सेकंड में जर्मन सोल्जर्स के लिए बनाकर तैयार किया गया था, ताकि वो पानी या फिर कच्चे रास्तों से बेहद ही तेज स्पीड के साथ हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। और ये सबसे पहली बार था जब इन तरीके की साइकिल्स को दुनिया के सामने लाया गया था। लेकिन आखिर इस बात का प्रूफ क्या है? राइट, तो
तो चलिए आज मैं आपको वर्ल्ड वॉर सेकंड में लेकर चलता हूं। असल में दोस्तों इस वीडियो क्लिप को अर्ली 1940s में वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर जर्मनी में शूट किया गया था, जहां पर आप इन्हीं ट्रैक्टर मोटरसाइकिल्स को जर्मन सोल्जर्स के द्वारा बहुत बड़े स्केल पर चलाता हुआ भी देख सकते हैं। और यही वो कारण था जिसके चलते हुए इस वीडियो क्लिप को काफी ज्यादा रेयर भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों इस वीडियो क्लिप को देखिए, जहां पर जैसे एक ब्रिज से एक बास्केटबॉल को एक इंसान के द्वारा नीचे फेंका जाता है तो वो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ गिरती है, लेकिन दोस्तों जैसे इस बॉल को क्लॉकवाइज रोटेट करके नीचे फेंका जाता है तो वो कुछ इस तरीके से आगे की तरफ रोल होती हुई बहुत दूरी तक जाती है। और ये चीज आपने फुटबॉलर्स या फिर क्रिकेट में स्पिनर्स को भी करते हुए देखा होगा, बट हाउ डिड दे डू दैट? असल में दोस्तों एक परफेक्ट एग्जांपल है मैग्नस इफेक्ट का। असल में दोस्तों जब भी किसी भी बॉल को हवा में क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके थ्रो किया जाता है तो वो अपने स्पिन की वजह से अपने आसपास की हवा को भी अपने रोटेशन के अकॉर्डिंग घुमाना शुरू कर देती है। अब क्योंकि बॉल घूमने के साथ साथ आगे भी बढ़ती है तो ये आगे से आने वाली हवा को भी लेफ्ट साइड से टर्न करके राइट साइड की तरफ पुश करती है, जबकि उसी समय इसके राइट साइड वाली हवा इसके रोटेशन की वजह से स्लो होकर एक स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ निकल जाती है एंड एज अ रिजल्ट एटमॉस्फेरिक एयर ही इसे अपने आप ही अपने पास से हटाकर लेफ्ट की तरफ पुश कर देती है। अब मैं यहां पर आपको दो चीजें बता देता हूं। पहला, आप इस काम को वैक्यूम में नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पर एयर फ्रिक्शन नहीं होता है, और दूसरा आपको किसी भी बॉल या फिर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को जिस भी डायरेक्शन में घुमाना है उसका रोटेशन भी उसी डायरेक्शन में रखना होगा। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों सीरीज में मैंने आपको दुनिया का सबसे पहला एंड्रॉइड फोन दिखाया था, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन कौन सा था और क्या आपने उसकी एक एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप को देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो फोन दिख रहा है उसका नाम साइमन है, और इसको इस पूरी दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन भी माना जाता है, जिसको कि IBM कंपनी के द्वारा साल 1992 में लॉन्च किया गया था। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस फोन में उस समय पर भी मल्टी टच फोन और एड्रेस बुक, कैलेंडर और क्लॉक जैसे एडवांस फीचर मौजूद थे। लेकिन आगे चलकर ये फोन अपनी रिलीजिंग के महज 6 महीने के अंदर ही फ्लॉप हो गया, क्योंकि दोस्तों ये फोन उस समय इतना ज्यादा हाईटेक था कि ये नेटवर्क से काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता था, जिसके चलते हुए इस फोन की बैटरी कुछ ही घंटों में टोटल ड्रेन हो जाया करती थी, और यही इसके फ्लॉप होने का सबसे बड़ा रीजन भी बना। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको बताया कि चाइना में कोई भी चाइनीज सिटीजन ही कभी भी वहां पर अपनी जमीन को खरीद ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों चाइना में प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड नाम की कोई भी चीज मौजूद है ही नहीं, जिसके चलते हुए चाइना के अंदर मौजूद सभी जमीन पर सिर्फ और सिर्फ चाइनीज गवर्नमेंट का ही अधिकार होता है। अब दोस्तों उस कंडीशन में अगर कोई भी इंसान चाइना के अंदर अपने घर को खरीदना चाहता है तो उसे वो चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा 70 साल के लीज पर दिया जाता है, जिसे वहां की गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट्स के चलते हुए कभी भी खत्म कर सकती है, और उस कंडीशन में आपको आपके घर के बदले में कुछ भी नहीं मिलता है। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको बताया कि आर्मी आंट्स को सभी आंट्स स्पीशीज में सबसे ज्यादा बेहतरीन स्पीशी माना जाता है? ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि ये आर्मी आंट्स किसी दूसरी आर्मी एंट या फिर नॉर्मल आंट्स को किसी भी सेफ जगह या फिर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, और उसी का ही जीता जागता एग्जांपल है मिड एयर में सिर्फ अपनी बॉडी का ही यूज करते हुए फ्लोटिंग ब्रिज को बनाना। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें आर्मी आंट्स के द्वारा दूसरी आंट्स के लिए मिड एयर में सिर्फ अपनी बॉडी का ही यूज करते हुए एक ब्रिज को बनाता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि ये दूसरी आंट्स या फिर आर्मी आंट्स को ही अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश करती हैं। तो ये आंट्स और इनकी एक क्वालिटी अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 6। किसी भी लड़की से उसकी कंसर्न के बिना शादी करना सभी देशों में इलीगल माना जाता है। ओ वेट, क्या मैंने सभी देश बोला? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन सेंट्रल एशिया में स्थित किर्गिस्तान कंट्री में साल 1871 से अलाकचू नाम की एक प्रथा मौजूद है, जिसके तहत किसी भी लड़के को अपने से कम उम्र की जो भी लड़की पसंद होती है वो उसको अपने फ्रेंड्स या फिर मेल रिलेटिव्स की मदद से किडनैप कर लेता है, और अगर लड़का ये करने में सफल हो जाता है तो उस लड़की को फोर्सफुली उसी लड़के से शादी करनी पड़ती है। और ये मैटर नहीं करता है कि उस लड़की की अपनी क्या चॉइस है, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि साल 2010 तक किर्गिस्तान में 68 से लेकर 75% तक शादियां इसी प्रथा से हुई थी। लेकिन साथ ही साथ डाइवोर्स रेट, मेंटल इश्यूज और लड़कियों के घर को छोड़ के भागने की कंडीशंस बढ़ने की वजह से आगे चलकर किर्गिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा इसको टोटली बैन कर दिया गया। लेकिन बावजूद इसके भी प्रेजेंट डेट में छोटे मोटे स्केल पर आज भी ये अजीब सी प्रथा वहां पर मौजूद है, जो वास्तव में काफी ज्यादा गलत है। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि सहारा डेजर्ट में अभी तक सिर्फ 3 ही बार यानी कि साल 1979, 2016 और साल 2018 में ही स्नोफॉल देखने को मिला है। एंड ऑनेस्टली किसी भी डेजर्ट में स्नोफॉल को देखना काफी ज्यादा रेयर और खूबसूरत भी लगता है, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। लेकिन हम तो ठहरे साइंस लवर्स, हमें मजा स्नोफॉल देखने में नहीं बल्कि ये जानने में आता है कि आखिर सहारा डेजर्ट के साथ ऐसा क्या होता है कि बेहद ही रेयर सिचुएशंस में वहां पर हमें कुछ इस तरीके की स्नोफॉल देखने को मिलती है। नहीं पता
तो चलिए डिकोड करते हैं इसके पीछे की साइंस को। असल में दोस्तों किसी भी स्नोफॉल के होने के लिए 3 चीजों का होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। पहला, हवा का फ्रीजिंग टेम्परेचर तक कम होना, दूसरा, उस हवा में मॉइस्चर का मौजूद होना, और तीसरा, स्नो जिस ग्राउंड से टच करे उसका भी फ्रीजिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर का होना। आप दोस्तों आप इस मैप को देखिए और ये समझिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि यूरोप में जब विंटर सीजन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो वहां की फ्रीजिंग एयर लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ ट्रेवल करना शुरू करती है, जो कि एयर की एक नॉर्मल टेंडेंसी भी होती है। अब दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि अगर उस सिचुएशन में सारे डेजर्ट के आसपास का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो तो वो फ्रीजिंग एयर तुरंत ही सारा डेजर्ट में एंट्री ले लेती है। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रेत रात में हीट को इमिट करती है, और बात सारे डेजर्ट की जाए तो यहां पर हीट का इमिशन काफी बड़े स्केल पर होता है, जिसके चलते हुए सारा का टेम्परेचर रात में -3 डिग्री के आसपास हो जाता है। अब दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जैसे ये सैंड हीट उस फ्रीजिंग एयर से जाकर टकराती है तो ये एयर के कुछ पार्ट को मॉइस्चर में कन्वर्ट कर देती है, जिसके चलते हुए स्नोफॉल होने की वो तीनों ही कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, एंड एज अ रिजल्ट सारा में कुछ इस तरीके से स्नोफॉल होने लगता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी भी डेजर्ट में स्नोफॉल को देखें तो ये समझ जाइएगा कि कोई जादू नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर का खेल है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों बचपन से ही हमें यह पढ़ाया जाता है कि कोई भी बी फ्लावर के नेक्टर को कंज्यूम करके अपने हनी को प्रोड्यूस करती है, लेकिन क्या आपको पता है कि बीज में एक ऐसी स्पीशी भी होती है जो कि किसी भी नेक्टर को नहीं बल्कि सड़े हुए मीट को कंज्यूम करके अपने हनी को बनाती है। असल में दोस्तों इस बी को वल्चर बी या फिर कैरन बी के नाम से जाना जाता है, जो कि यूजुअली नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। असल में दोस्तों ये बी भी एक नॉर्मल बी की तरह ही सेम साइज और सेम शेप का हाइव क्रिएट करती है, जिसके चलते हुए पता लगा पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है कि कौन सा हाइव वल्चर बी का है और कौन सा नॉर्मल हनी बी का। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए साल 1982 तक सभी एंटोमोलॉजिस्ट इस बी को एक नॉर्मल बी समझते रहे, लेकिन साल 1982 में सबसे पहली बार यह देखा गया कि ये वल्चर बी हनी को प्रोड्यूस करने के लिए सड़े हुए मांस को कंज्यूम करके उसको अपने स्टमक में बने स्पेशल चैम्बर में स्टोर करती है, जिसके बाद ये अपने हाइव में जाकर उसको बाहर निकाल देती है, और हाइव में मौजूद वर्कर बीज उसी मीट को प्रोसेस करके उससे हनी को प्रोड्यूस करती हैं, जिसे मीट हनी के नाम से जाना जाता है, जो कि देखने में एक नॉर्मल हनी की तरह ही लगता है, लेकिन ये मीट हनी काफी ज्यादा पॉइजनस होता है। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 3। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ऑलमोस्ट सभी बीमारियों से हमें बचाता है, लेकिन क्या हो कि हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारे शरीर का दुश्मन बन जाए। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन इस दुनिया में गियान-बेरे नाम का एक बेहद ही रेयर डिसऑर्डर भी मौजूद है, जिसमें हमारी बॉडी का ही इम्यून सिस्टम हमारी नर्व्स पर अटैक करता है, जिसके चलते हुए वो हमारी नर्व्स के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। साधारण शब्दों में इस बीमारी से ग्रसित इंसान अपने हाथ पैरों को कभी भी प्रॉपर तरीके से हिला ही नहीं पाता। डराने वाली बात यह है दोस्तों कि ये डिसऑर्डर समय के साथ हमारी पूरी ही बॉडी में फैलकर उसको पैरालाइज्ड भी कर देता है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि इस कंडीशन में हमारा ब्रेन हमारी नर्व्स में होने वाली हलचलों की वजह से उनको हमारी बॉडी का पार्ट समझना ही बंद कर देता है, एंड एज अ रिजल्ट हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का दुश्मन बन जाता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में स्क्रैप टायर्स का यूज करते हुए कोलकाता में देश का सबसे पहला टायर पार्क को बनाकर तैयार किया गया है, जिसके अंदर सीट से लेकर स्कल्पचर्स और यहां तक कि आर्टिफिशियल प्लांट्स को भी सिर्फ और सिर्फ टायर का यूज करते हुए ही बनाया गया है। सच में गर्व होता है इंडियंस की क्रिएटिविटी पर। फैक्ट नंबर 1। ज्यादातर बड़े स्पीकर्स को काला ही क्यों बनाया जाता है? असल में दोस्तों इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण होते हैं। पहला साइंटिफिक कारण और दूसरा कॉस्ट कटिंग। अब दोस्तों बात अगर साइंटिफिक कारण की जाए तो यहां पर दोस्तों बड़े स्पीकर्स को काले रंग का सिर्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि वो बेस से जनरेट हुए साउंड वाइब्रेशन के रिफ्लेक्शन को कम कर सकें। अब इस चीज को साधारण शब्दों में समझने के लिए आप ये समझिए कि जितने भी छोटे स्पीकर्स या फिर लाउड स्पीकर्स होते हैं उनमें बेस यानी कि धमक कम होती है, लेकिन बात अगर बड़े स्पीकर्स की जाए तो यहां पर सिनेरियो कुछ और ही हो जाता है। असल में दोस्तों कोई भी स्पीकर साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत बड़े स्केल पर वाइब्रेशंस का यूज करता है, जिसके चलते हुए वो हवा में साउंड वेव्स को भी प्रोड्यूस करता है। अब दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर किसी भी म्यूजिक में अगर बेस वाला पार्ट आता है तो उस कंडीशन में उस फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी भी काफी ज्यादा हाई हो जाती है, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए आपने ये नोटिस भी जरूर किया होगा कि जब भी हम किसी बड़े बॉक्स के सामने खड़े होते हैं और गाने में जब भी बेस यानी कि धमक आती है तो हमें उसका असर हमारे कानों से ज्यादा हमारे हार्ट या फिर ऑर्गन्स पर वाइब्रेशन के तर्ज पर महसूस होता है।
आप दोस्तों बात अगर ब्लैक कलर की जाए तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ब्लैक कलर हमेशा ही साउंड के रिफ्लेक्शन को कम करता है। यानी कि जब भी कोई भी स्पीकर बहुत बड़े स्केल पर बेस की वजह से हाई इंटेंसिटी की साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करता है तो वो ब्लैक कलर काफी हद तक उन वेव्स की इंटेंसिटी को कम कर देता है। साधारण शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी स्पीकर को लाइट कलर या फिर व्हाइट कलर का बनाया जाएगा और अगर उनको काफी तेज आवाज में बजाया जाएगा तो उस कंडीशन में हमारे कान भले ही उस आवाज को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन साउंड वेव्स के द्वारा प्रोड्यूस की गई इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हाई होगी कि हमारे शरीर के अंदर बेस की वजह से महसूस होने वाला वो अजीब सा वाइब्रेशन हमें काफी हद तक परेशान या फिर बीमार भी कर सकता है। और यही वो प्रिंसिपल है जिसके चलते हुए ये कहा जाता है कि लाइट कलर्ड रूम हमेशा ही ज्यादा एक्यूस्टिक होता है, क्योंकि लाइट कलर के रूम में लाइट के साथ साथ साउंड का रिफ्लेक्शन भी काफी ज्यादा होता है, जिसके चलते हुए उस रूम की एको डार्क रूम की अपेक्षा हमेशा ही ज्यादा होती है। अब दोस्तों बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो ये है दोस्तों कि एक अच्छी क्वालिटी के डीजे स्पीकर्स की अपने आप में ही कॉस्ट 40 से 50 हजार रुपए की होती है। तो अगर उस कंडीशन में अगर इनको अलग अलग कलर्स का बनाया जाएगा तो इनकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। प्लस ब्लैक कलर दूसरे कलर्स की कंपैरिजन में गंदा भी कम दिखता है, जिसके चलते हुए ये स्पीकर से सालों साल तक अलग अलग जगहों पर यूज होने के बाद भी गंदे नहीं दिखते हैं। और यही सब कारण है जिसके चलते हुए बड़े डीजे बॉक्सेस को अधिकतर काले रंग का ही बनाया जाता है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।